वन अनलकी लकी। कहते हैं कि दिल्ली दिलबरों की है, दिलजुलों की है, कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फ्रेबों की भी है, और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे कि दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हाल होने की वजह से रहता बेहद सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटरबाइक दौड़ाते थे, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिंपल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान, दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहां, और फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटरबाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और मेरे पीछे डिंपल को बैठाऊंगा। देखना, जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा, तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जल जाएगा और दुकान में रखा हुआ बरनोल भी काम नहीं आएगा। लकी ने कहा और अपने हाथ में बरनोल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया, उसमें से सारी क्रीम बाहर आ गई। अबे गधे, क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके माथे में एक चपत लगा दी। सॉरी सॉरी सर जी, सॉरी, लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल पर ही अटक कर रह गया। गधे, अब इसके पैसे कौन तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और एमआरपी से डबल कटेगा। चमन ने अपने दांतों को किचमिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लकी की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, एमआरपी से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो लकी की खोपड़ी पर और एक बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन बजने लगा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहां से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूं। बताए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। चाहे कहीं से भी फोन आए, लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर से लकी ने अपनी बात कही, उधर से उसे जवाब आया। मैं ब्लूमिन नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूं। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवर करवा दो। वो एक लड़के की आवाज थी। उसकी आवाज में काफी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। जी बताइए सर, आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हॉट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लकी, जो कि अपना पेन लेकर तैयार खड़ा था, हॉट प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया था। असल में हॉट प्ले नाम का एक कॉन्डोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लकी से पूछा। जी सर, लिख लिया सर, लिख लिया, लकी ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकल, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज सुनकर ही ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, मैं निकल तो, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है। लकी ने कहते हुए बाहर देखा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। लकी को लग रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में अभी एकदम से तो नहीं निकल पाएगा। इसलिए उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं आपका ऑर्डर ले तो आऊंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, बारिश थोड़ी थम जाए आप। इससे पहले वो कुछ आगे बोल पाता, फोन पर लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो। बहस मत करो, बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने फोन काट दिया था। उधर से लकी के दुकान का ओनर उसे घूरकर देखे जा रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था।
आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। वो लकी को देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चमन लाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा सर, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा, अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा है, कुछ ज्यादा ही जल्दी में था सर जी, मैं साइकिल से तो पहुंच भी नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। लकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा का बेटा, तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, चमन ने कहा। पर लकी ने कहा ही था कि चमन बोला, पर वर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, उन्होंने गुस्से में कहा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे, इससे 3 गुना का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो और खर्चा, लकी ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला था। चमन लाल बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वो तो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने चाबी पकड़ी, उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग्स आईं। एक तो वो खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने को मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुख इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में अगर खराब हो गई तो इसकी चपत भी उसके सर ही पड़ेगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। बाहर आके बाइक को देख के लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक चलाने को तो मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्चा, बिजली पानी का बिल और डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे डिम्पल की कही बात अक्सर याद आती थी। लकी, अगर अगले 2 महीने में बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूंगी देखना। असल में डिम्पल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की इस उजाड़ जिंदगी में वही तो एक थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वो उससे बाइक की बात करती तो लकी डिम्पल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल में बरसात घुल जाती थी। लकी को डिम्पल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहां की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिम्पल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से तो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास मौका था। वो डिम्पल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। वो उसे दिल्ली दिखाना चाहता था। चमन लाल को देने के लिए उसने पहले से बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पीजी पर ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिन नाइट्स के बाहर मोटरबाइक पार्क की और सीधा होटल के अंदर चला गया। लकी ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूं, रूम नंबर 303 का ऑर्डर था। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर ही समझ गया था कि उसमें क्या था और वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना। जैसा उस आदमी ने कहा, लकी ने वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर के बाद वो तीसरे माले पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसने अपने सामने जो देखा उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधों पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहाकर आई थी। डिम्पल, डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपकाकर देखा, लेकिन दोनों बार उसे अपने सामने डिम्पल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो लकी? डिम्पल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था।
वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिम्पल बेबी क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बनियान और चड्ढा पहन रखी थी। लकी उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा उसके तन बदन में मानो आग लग गई थी। वो उसे इस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई हद नहीं थी। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे, और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई थी। रुक जाओ, डिम्पल ने गुस्से में कहा और लकी के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लकी लंबी लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था। अब डिम्पल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया था, इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? लकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गई। लकी को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने डिम्पल की ओर देखा और बोला, डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक भी लेने वाला था। चल रहने दे, आज याद आ रही है तुझे बाइक की। अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के, खिलाने पिलाने के पैसे तो हैं नहीं, तू कहाँ से लेगा बाइक, और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपये महीने की नौकरी से ये सब नहीं होने वाला है, समझे? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजिनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया तूने मुझे, इसलिए मैंने राहुल से मैचअप कर लिया है। आज से यही है मेरा बॉयफ्रेंड। डिम्पल ने गुस्से में कहा। अच्छा, तो बेबी यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाए और उसमें से हॉट प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। लकी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से डिम्पल को देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली, फिर वहां से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री ही दे जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, लेकिन लकी बिना उसकी बात सुने ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा था। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो लकी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी वहां से भाग गया। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से न सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जैसे ही लकी बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश जो थोड़ी थमी थी एकाएक फिर झमाझम बरसने लगी। ये देख लकी के थमे हुए आंसू एक बार फिर छलक गए। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी कि आखिर आज उसे डिम्पल का असली चेहरा नजर आ गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन और एक चीज थी जो लकी को परेशान कर रही थी, वो थी उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पेंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी सिर्फ रोटी खाकर दिन काट देता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कहीं कोई काम देने को राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिम्पल पर होने वाले खर्चे बच जाने से शायद उसके हालात कुछ सुधर जाएंगे, पर फिर भी वो रातों रात रईस तो नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर नाम लकी क्यों रखा भगवान? वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से आसपास खड़े लोग एक बार को डर गए थे। लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे।
जैसे ही वो फूटकर रोने को था तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें चमक गई। अचानक से उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखा था। ये कैसा मैसेज था? आखिर कौन था लकी? क्या थी उसकी असलियत? और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से हो गया था इतना लकी? चिट्टू लकी का बैंक अकाउंट। उस मैसेज को पढ़ने के बाद बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया। वो डिंपल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाए और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए मुड़ गया। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। न्यू सिटी बैंक ना सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहां पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा? लकी ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नज़र गाड़ी से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन रातों रात वो उसके कपड़े नहीं बदल पाया था। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदूंगा, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया उसे आवाज आई, आउच। लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने लकी के कपड़े और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक बोन सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचे आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों में से आंवले के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से लकी को देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूं? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसने भी लकी को देखकर वैसी ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। लकी तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखे जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोला था कि उसे चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे ये नहीं मालूम था कि वो लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़ों को देख रहे थे। यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और ना जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखते ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर नहीं था। लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ मैं वो अपना पैसा निकालने के लिए आया था।
पैसा निकलवाने के लिए आए हो? यास्मिन ने लकी की ही बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लकी की बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। लकी की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आया था। हाँ, तो क्या आपके पास कार्ड है? यास्मिन ने उससे आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए पहले से जमा करवाकर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो पहली ही बार यहाँ आ रहा था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना नहीं थी। लकी जब यास्मिन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यास्मिन ने फिर से उससे पूछा, मैं पूछ रही हूँ क्या आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। कार्ड नहीं मेरे पास। लकी ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो फिर से इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मिन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान ही चुकी थी ये लड़का कोई पागल ही है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मिन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मिन देखो, अगर इस तरह के सड़कछाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसे चले आने लगे और बाकी के कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो इससे तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक के बाहर निकल गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर थे। अगर आज यास्मिन उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद यास्मिन की नौकरी तक जा सकती थी, और ये सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यास्मिन ने अपने आप से कहा और फिर से बैंक के अंदर आने लगी। यास्मिन उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच तो रही थी, मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां था ही नहीं। अरे, अब ये कहाँ चला गया? उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहां भी नहीं था। यास्मिन को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर भी नहीं निकला था, इसका मतलब वो था तो बैंक के अंदर ही था, लेकिन यास्मिन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मिन को लगा कि शायद लकी यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा, और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई थी तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो, जान बची, यास्मिन ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई उसे किसी की एक झलक दिखी। ये और कोई नहीं बल्कि लकी ही था। अरे, ये कहाँ छुपा हुआ था? यास्मिन ने अपने आप से कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉन्च के बाहर खड़ा था और उसके खंभे की आड़ की वजह से वो यास्मिन की नज़र से बाहर हो गया था। अब यास्मिन को वो मिल तो गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे उन सबके करोड़ों रुपए इस वक्त बैंक में जमा थे। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो वो सब लोग मिलकर यास्मिन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो, यास्मिन जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाए। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो यास्मिन की ये चीख सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों को उसके इतने जोर से आवाज करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और यास्मिन सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा? यास्मिन ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है, बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मिन की सांस फूलती जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी ये सोच सोचकर ही घबरा रहा था कि ना जाने अंदर लकी और उस रिलेशन मैनेजर के बीच में क्या हो रहा होगा।
इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहां का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था, वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया था। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लकी को देखे यही शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे और जो भी आते थे यास्मीन उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी, लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था उसे देखते ही वो भी अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने उस 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ। लकी ने सीधा मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। नहीं नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, लकी ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और सीधा बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा, लकी भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वो भी पैसा होगा तब तो मिलेगा ना, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूं सर, लकी ने कहा। देख फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे। लकी ये सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई सनकी था और वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में क्या आइडिया आया, फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे अरे, आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकलते हैं। ये कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली थी। लेकिन मैनेजर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी मिली कैसे। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे। हाँ, मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूं सर, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 ड्रोवर्स में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहां पर अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए लकी से कहा। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर बीप कर रही थी। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, मैंने पहले ही बोला था तुम्हारा कोई खाता नहीं है इस बैंक में। मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। वो बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तो चला आया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे पुलिस को बुलाने से रोक पाएगा? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगा? चतरी किस्मत का पिटारा। लकी बैंक के अंदर दाखिल तो हो गया था, लेकिन जब मैनेजर ने उससे पैसे निकालने के लिए कार्ड मांगा तो उसके पास कार्ड नहीं था। उसकी फटेहाल हालत देखकर पहले ही मैनेजर को गुस्सा आ रहा था और अब ऊपर से लकी ने ये डिमांड रख दी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसे निकालना चाहता था, लेकिन पानी तब सर से ऊपर निकल गया जब उसकी उंगली मैच ही नहीं हुई। मैनेजर ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। हो सकता है कि मैंने गलत उंगली लगा दी हो, बस आप मुझे एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगाने दो प्लीज, लकी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ये उंगली भी नहीं लगी ना तो फिर ये मत कहना कि मैं अगली उंगली ट्राई करके देखता हूं। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर ये वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन कर दूंगा।
मैनेजर ने लकी को धमकाते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। उसकी स्क्रीन पर उसने पुलिस का नंबर खोल रखा था और उसका अंगूठा हरे बटन पर ही टिका हुआ था। इधर लकी ने फिर से अपने सीधे हाथ की उंगली को अपनी पेन से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन में से एक आवाज और वो चमककर हरी हो उठी थी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर मैसेज आया। मैनेजर ने इस मैसेज को पढ़ना शुरू किया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। खाता -1, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस मशीन पर चमकती लाइट को देखते हुए लकी की आंखों में भी चमक आ गई थी। लकी उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो मैनेजर उससे अभी थोड़ी देर पहले सुना रहा था। इधर मैनेजर ने भी उसके आगे हाथ जोड़े और खिसियाकर हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं इस ब्रांच में नया नया आया हूं और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूं। प्लीज आगे भी मेरा ध्यान रखना सर, प्लीज। सॉरी सर। हाँ हाँ ठीक है, तुम बस मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं, लकी ने कहा और वो अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फोन पर ही निकाल रहा था। उसने अपने फोन पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाई और बोला, हो गया सर। आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपये रखे हुए हैं। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। लकी की शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी उम्र 20-22 साल से ज्यादा नहीं थी। ऐसे में अगर उसके खाते में इतना सारा पैसा रखा हुआ था तो ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। शशिकांत अपने मन में यही सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। लेकिन लकी ने इधर जब उसके फोन में अपने खाते में पड़ी हुई जानकारी को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसे लग रहा था कि उसे तुरंत इतने पैसों के हिसाब से अब अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करनी शुरू कर देना चाहिए था, वरना उसके साथ वही सब होने वाला था जो कि आज बैंक में उसके साथ हुआ था। अरे सर, खाते में पैसे के अलावा और भी चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं सर। मैनेजर ने फिर से अपने फोन पर उंगलियां फिराए और बोला, सर एक तो आपके खाते से यहाँ एक फेरारी जुड़ी हुई दिखा रहा है, इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई है, 5 किलो सोने की 20 ईंटें हैं, पिकासो की 3 असली पेंटिंग है, 20 हीरे हैं 24 कैरेट के और भी बहुत कुछ है सर। मैनेजर ने हाँफकर अपना पसीना साफ करते हुए कहा। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की तो आंखें ही बाहर निकलने को हो आई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। जितना पैसा, सोना और जायदाद उसके पास था, उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है, चलो अब मुझे एक कार्ड दे दो, लकी ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखते हुए कहा। जी मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूं सर। बस मुझे 10 मिनट दीजिए सर, 10 मिनट, शशिकांत ने कहा और फिर लकी के सामने से निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फोन में फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा, उतनी ही देर में मैनेजर उसके लिए एक चमचमाता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया था। लेकिन उस कार्ड को देखने के बाद ना जाने क्यों मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि ये कार्ड लकी की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इस ब्रांच में इससे बड़ा और कोई कार्ड नहीं था। इसलिए फिलहाल तो वो लकी को यही दे सकता था। उसने उस कार्ड पर लकी का पूरा नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल गुदवा लिया था। लीजिए सर आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सब आपको ईमेल पर मिल जाएगा, शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और वो लकी के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इधर लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर वो बाहर निकलने लगा। शशिकांत का मन तो यही कर रहा था कि वो उसे दरवाजे तक छोड़ने जाए, लेकिन उसकी ड्यूटी इसी ऑफिस में थी और वो किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था। फिर भी वो लकी के लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे आ गया था। इधर यास्मीन अपने केबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि लकी पागल नहीं बल्कि बदमाश था कोई और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया था। लेकिन जब वो लकी के लिए कार्ड लाने के लिए अपने दफ्तर से बाहर आया तो यास्मीन को लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। फिर ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, उसने अपने आप से पूछा।
शशिकांत को सुरक्षित देख बैंक के बाकी लोग भी दरवाजे पर से पीछे हट गए थे। वैसे भी उसे देखते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस दौड़े चले जाते थे। शशिकांत का खौफ ही ऐसा था कि उसकी आंखों की झलक भर से खड़ा कर्मचारी जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता था। लेकिन एक बार शशिकांत के बाहर आने के बाद वो दोबारा बाहर नहीं आया था और न ही लकी कमरे से बाहर आया था। इधर यास्मिन परेशान हुए जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल से और मेहनत करके इस नौकरी को हासिल किया था और वो किसी पागल की वजह से इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। जैसे ही परेशान यास्मिन ने अपनी नज़र उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। ओए, रुको, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। यास्मिन जोर से चिल्लाए और भागते हुए लकी के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे वीआईपी रूम में घुसे चले जाने की? यास्मिन ने गुस्से से पूछा। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो अभी लकी का गिरेबान पकड़कर उसे झकझोर दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा था। मैंने पहले भी तो कहा था, मैं यहाँ सिर्फ अपना पैसा लेने के लिए आया था, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। यास्मिन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वो उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा था। यास्मिन के दिमाग में आया कि लकी ने ये कार्ड अंदर से चुरा लिया था और इससे पहले कि वो यहाँ से चोरी करके भागता, यास्मिन जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। उसकी आवाज को सुनते ही दो बंदूक वाले गार्ड भागे भागे यास्मिन के पास आए। ये चोरी करके भाग रहा था, पकड़ो इससे। लकी ने जब यास्मिन के मुंह से ये बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाता, सिक्योरिटी वालों ने उसे धर दबोच लिया था और उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर यास्मिन ने देखा कि उस सुप्रीम कार्ड पर उसने अपना नाम भी गुदवा लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शशिकांत सर को डराकर इस पर अपना नाम भी लिखवा लिया। इसकी जेब चेक करो, यास्मिन ने गुस्से से कहा। दोनों में से एक गार्ड लकी की जेब टटोलने लगा था। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उसे समझ क्या रही थी। अगर उसे इसके खाते या इसकी संपत्ति या सिर्फ इसके परिवार के बारे में भी पता चल जाता तो भी यास्मिन उसके पैरों में गिर जाती। इससे पहले कि लकी अपनी सफाई में खुद कुछ कह पाता, एक गार्ड बोला, मैडम, इसकी जेब में तो कुछ नहीं है, बल्कि फटी हुई जेब है इसकी। तभी उसकी बात को सुनकर दूसरे सिपाही ने कहा, मैडम, हो सकता है कि ये इसी जेब में चाकू रखकर लाया हो और निकालते वक्त उसी चाकू से उसकी जेब फट गई होगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा। अरे पागल हो क्या, ये सब क्या बोल रहे हो? शशिका। इससे पहले कि लकी कुछ कह पाता, एक गार्ड ने उसके दोनों हाथों को मरोड़ दिया था। इधर यास्मिन अपने मन में सोच रही थी कि अगर वो चाकू लाया था तो फिर वो चला कहाँ गया था। बाप रे! अचानक से यास्मिन की आंखें बड़ी सी हो गई। उसे लगा कि लकी ने उस चाकू से शशिकांत का खून कर दिया था। यास्मिन ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाते हुए कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे बैंक में एक सनकी चोर घुस आया है और उसने हमारे कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है। आप प्लीज जल्दी आ जाए। यास्मिन ने इधर इतना कहा और फोन रख दिया। तब तक दोनों गार्ड ने लकी को नीचे घुटनों के बल बैठा दिया था और उसके सिर पर बंदूक रख दी थी। जैसे ही बाकी के लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखा तो वो सब लोग भी लकी के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। अंदर बैठे मैनेजर ने जब इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है ये सब? उसने जोर से आवाज देते हुए पूछा। जैसे ही सब लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो वो चौंक गए और शशिकांत वर्मा की ओर देखने लगे। देखने वालों में यास्मिन भी शामिल थी और उसने देखा कि उसका मैनेजर तो जिंदा और सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सर, आप जिंदा हैं, यास्मिन ने खुशी और आश्चर्य भरे भाव के साथ शशिकांत की ओर देखते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल में उसकी खुशी की जगह दुख ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यास्मिन ने अपनी ही जुबान काट ली थी और उसके जले पर नमक छिड़का शशिकांत ने। उसने कहा, मैं क्यों इतना जल्दी मरने लगा? और तुमने ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? उसने कहा और फिर उस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे आया उसने देखा कि उन लोगों ने लकी को गन पॉइंट पर बैठा रखा है। अरे किसने किया? किसने किया ये? शशिकांत तुरंत लकी की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड को हटा दिया। फिर उसने लकी को उठाने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, सर, आई एम रियली सॉरी सर। इस बेवकूफ़ी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ सर, आई एम रियली सॉरी सर। शशिकांत उसके पैरों में ही गिरने को हो गया था।
लकी उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और फिर यास्मीन की ओर घूरने लगा। आप पूछ रहे थे ना कि ये किसने किया? इसने किया, और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि इसने पुलिस को भी बुला लिया। इसे लग रहा था कि मैं कोई क्रिमिनल हूं जिसने आपका खून कर दिया है और आपसे ये कार्ड चुराकर भाग रहा हूं, ये कार्ड जो आपने मुझे दिया है। लकी ने यास्मीन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। अचानक सब लोग पीछे हटकर यास्मीन को देखने लगे थे। यास्मीन घबराई हुई सी कभी फर्श को तो कभी छत को देखे जा रही थी। यास्मीन, जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है? शशिकांत ने उसे घूरते हुए गुस्से से पूछा। उसकी आंखों में छुपे गुस्से को यास्मीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसकी ना तो लकी से और ना ही शशिकांत से नजर मिलाने की हिम्मत हो रही थी। फिर भी वो जानती थी कि उसका चुप रहना इस वक्त उसी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने कहा, सर, ये सब मेरी गलती है, ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है सर, मुझे लगा कि ये जबरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आपके ऊपर हमला करके आपसे जबरदस्ती ये कार्ड बनवा लिया और फिर आपको मार दिया सर, यास्मीन ने घबराते हुए कहा। उसकी डरी सहमी सी आंखों में अब आंसू भी आ गए थे। मैनेजर ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। यास्मीन जैसी समझदार लड़की इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती थी? उसने लकी को पहचाना ही नहीं था। खैर, मैनेजर को लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वो खुद लकी को नहीं पहचान पाया था तो फिर यास्मीन कैसे पहचान पाती? इसलिए उसने सोचा कि सबके सामने उसे कुछ कहने से अच्छा था कि वो यास्मीन को एक कोने में ले जाकर लकी की सच्चाई बताए। शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ के खंभे के पास ले गया और बोला, तुम्हें मालूम है ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल है, अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उसका सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही ये नाम सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो जानती थी कि आज न्यू सिटी बैंक अगर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता है इस लड़के के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है? ये अपने दम पर इस पूरे एरिया को खरीद सकता है। शशिकांत ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। यास्मीन जैसे जैसे लकी को देखे जा रही थी वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रही थी। लकी कभी उन दोनों को देख रहा था तो कभी अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहा था। अब सबसे पहले तो पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई थी और उसके बाद जाकर तुम उनसे भी माफी मांगो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी तो गई। शशिकांत ने कहा और दौड़कर लकी के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर यास्मीन अभी भी वहीं की वहीं खड़ी थी। अभी अभी शशिकांत उसे जो बताकर गया था वो यास्मीन पचा ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। बैंक उस छोटी सी मैनेजर के चक्कर में अपने सबसे बड़े कस्टमर को छोड़ने वाला नहीं था। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, यास्मीन ने निराश होते हुए अपने आप से कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस थाने में फोन लगाया। जैसे ही यास्मीन ने पुलिस वालों से ये कहा कि उससे गलती हो गई और जिसे वो बदमाश समझ रही थी असल में वो बदमाश नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े रईस का बेटा था, तो उधर से आवाज आए, मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहां पहुंचती ही होगी। अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। और उस पुलिस वाले ने फोन काट दिया। मर गए, यास्मीन ने अपने आप से निराश होते हुए कहा। उसके हाथ थर थर कांपने लगे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसके पास लकी से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन अगर लकी सर ने मुझे माफ नहीं किया और उल्टा मेरे ऊपर डेफमेशन का चार्ज लगा दिया तो, यास्मीन ने अपने आप से कहा और अब वो और भी ज्यादा घबरा गई। उसने देखा कि लकी उसे घूरकर देख रहा था। शशिकांत वर्मा कोशिश कर रहा था कि वो लकी को शांत करवाने के लिए पानी पिला दे या फिर उसे बैठा दे, लेकिन लकी वहां से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। यास्मीन उसके पास पहुंच गई थी। वैसे तो वो जानती थी कि उसके माफी मांगने से उसकी किस्मत बदलने वाली तो नहीं थी, फिर भी उसने एक बार कोशिश करनी चाहिए और लकी से कहा, सर, मैं आपको गलत समझ रही थी, एक्चुअली आपके। यास्मीन ने उसके कपड़ों को देखा और एक सांस लेते हुए आगे बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो जो कुछ कर रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कर रही थी, यास्मीन ने कहा और नीचे देखने लगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मीन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। उधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था।
कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया था। आखिर लकी इतने पैसों का क्या करने वाला था? क्या उसके खाते के बैलेंस की तरह वो भी रातों रात बदल जाता? ये पैसा उसकी जिंदगी को क्या दिशा देने वाला था? चौफोर झूठा प्यार। लकी न्यू सिटी बैंक से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया था। असल में उसे क्लास जाने में देर हो रही थी, इसलिए वो बिना यास्मिन को कुछ कहे या उसे सबक सिखाए वहां से निकल आया था। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसका पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गया। ओह शिट, उसने अपने आप से कहा और अपने जूतों को पास की सड़क और साफ करने लगा। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर को देखकर कोस रहा था। कॉलेज की सड़कों पर इतने सारे गड्ढे हो गए थे, लेकिन वो लोग एक भी गड्ढा नहीं भरवा रहे थे। जब भी लकी इस चीज की कंप्लेंट करने के लिए वहां जाता था, तो वो उसे ये कह देते कि फंड नहीं है। उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया था, लेकिन वो अपनी पेंट पर लगे कीचड़ के दाग को साफ नहीं कर पाया था। वो बाथरूम की ओर जा पाता, इतने में क्लास की घंटी बज गई थी। वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। उसने दरवाजे के बाहर से ही देखा कि प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा पोडियम पर आ गए थे और उन्होंने आज के लेक्चर की शुरुआत कर दी थी। जैसे ही उनकी नज़र बाहर खड़े लकी पर पड़ी, तो उनकी आंखें निराशा से भर आई। इधर लकी का सिर भी शर्म से झुक गया था और उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे, उनमें से कमलनाथ जी को लकी सबसे ज्यादा पसंद करता था। बाकी प्रोफेसर ये बात जानते थे कि लकी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था, इसलिए उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, इसलिए वो भी लकी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ लोग तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। लकी बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया था। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसी की ओर देखने लगे। अबे, ये टीचर कब से लेट आने लगा? सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ये कभी लेट नहीं हो सकता। आज क्या हो गया इसे? एक लड़के ने लकी को चिढ़ाते हुए कहा। इसकी पेंट तो देखो यार, कितनी गंदी है। भाई, क्लास में लड़कियां भी होती है, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आ यार। दूसरे लड़के ने कहा और ये सुनकर उसके पास में बैठी लड़की उसके ऊपर हंस दी और बोली, अरे कहाँ से पहन कर आता, कपड़ों के लिए पैसे तो है नहीं इसके पास। एक ये कपड़ा है इसके पास, बहुत है इसके लिए। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ कहे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था, इस तरह की फप्तियों का सामना वो रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सिर तो नीचे झुका ही रखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि ये अनलकी आज कितना लकी होकर आ रहा था। जैसे ही क्लास में बैठे बच्चों का शोर बढ़ने लगा, उधर से कमलनाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, आपस में बात करना बंद करो। अगर तुम लोग इसी तरह बात करते रहोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। सभी लोग शांत होकर उनकी बात सुनने लगे। तब तक लकी भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। कमलनाथ जी ने फिर से पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते ना जाने क्यों उनकी नज़र बार बार लकी की ओर जा रही थी। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि कमलनाथ जी ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें लकी के लिए ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने प्रोफेसर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। थोड़ी ही देर में कमलनाथ जी की क्लास खत्म हो गई थी। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल आप सबको क्या काम करके लाना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। कल मिलते हैं आप सब से, कमलनाथ जी ने कहा और क्लास से बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर गए, पीछे वाले दरवाजे से किसी की आवाज आई, डिम्पल। जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ी, सब लोग क्लास के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां और कोई नहीं बल्कि डिम्पल का नया बॉयफ्रेंड राहुल खड़ा था। सब लोग राहुल को अच्छी तरह से जानते थे। राहुल ने दरवाजे से झांककर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिम्पल के पास चला गया। डिम्पल खिड़की के पास बैठी हुई थी। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिम्पल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और वो उसकी बाहों में झूम उठी। उधर राहुल ने भी डिम्पल को सबके सामने चूम लिया। ये नज़ारा देखते ही सबकी नज़रें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था कि डिम्पल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिम्पल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया था। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है?
उसके एक दोस्त ने आकर लकी से कहा, होने देना यार जो हो रहा है। लकी ने कहा, उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं कर रहा था। अरे भाई तुझे पता है, ये राहुल कितना चालू आदमी है। अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियों को फंसा चुका है और ये डिंपल छठी है। लकी के दोस्त प्रीतम ने उससे कहा। उसकी बात सुनते ही लकी ने प्रीतम को घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लकी को उसकी बात का बुरा लगा था, लेकिन अगले ही पल वो उसे देख मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ये कहकर लकी डिंपल की ओर देखने लगा, जो कि राहुल की बाहों में इतरा रही थी। वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यहीं खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। उधर जैसे ही राहुल और डिंपल की नजर भी लकी पर पड़ी तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। अच्छा लकी सुनना जरा। अचानक से डिंपल लकी के सामने रुकी। उसने अभी भी राहुल की कमर में अपना एक हाथ डाल रखा था। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला और उसका कवर खोलकर लकी के मुंह पर फेंक दिया और बोली, अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे इस कवर की भी जरूरत नहीं है, इसे तुम अपने पास रख सकते हो। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा और नीचे गिरा वो कवर अपनी टेबल पर रख लिया। बेबी इसने तुम्हें कवर गिफ्ट किया। कवर कौन गिफ्ट में देता है भाई? राहुल ने उसके सामने ही डिंपल से कहा। राहुल लकी को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिंपल ने राहुल की ओर देखा और बोली, बेबी बात यह है कि जिसकी मोबाइल खरीद कर गिफ्ट करने की औकात नहीं होगी, वो सिर्फ कवर ही गिफ्ट कर सकता है। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें एक नया फोन दिलाता हूँ। आ जाओ चलते हैं कनॉट प्लेस और वहां से लाते हैं बेबी के लिए एक नया फोन। राहुल ने कहा। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी, पहले हम एक नया फोन खरीदेंगे और फिर उस नए फोन की पार्टी भी करेंगे। और उसके बाद आज, डिंपल ने कहा और राहुल के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगी। राहुल भी और लकी भी उसके इशारे को समझ गया था। लकी जानता था कि वो ये सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि उसी के लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर डिंपल थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। भाई, ये सब क्या हो रहा है? तेरे सामने ये सब हो रहा है और तू बस मुस्कुराए जा रहा है। गुस्सा नहीं आ रहा तुझे? प्रीतम ने पूछा। नहीं, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है, इसीलिए चिल्ला, लकी ने कहा और फिर से राहुल और डिंपल की ओर देखने लगा। जब उन दोनों की नजर लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर तक भभक गए। दोनों के दोनों ही ये सब सिर्फ और सिर्फ लकी को जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो तो ऐसा बैठा था जैसे उसका और डिंपल का कोई रिश्ता ही नहीं था। जब अपनी इन सब बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखाई दिया, तो डिंपल राहुल से बोली, बेबी चलो यहाँ से। बेबी नहीं बेबी, हबी। आज से तुम मुझे बोलोगी हबी और मैं तुम्हें बोलूंगा मेरी प्यारी वाइफी। राहुल ने कहा और लकी के सामने ही डिंपल को चूम लिया। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जल भून तो गया था और इसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, डिंपल ये सब क्यों कर रही हो तुम? क्या दिखाना चाहती हो इस सब से? लकी को डिंपल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर हुआ नहीं, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, ओ ए फट टीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिंपल के बारे में कुछ कहा या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं राजपथ पर तेरी परेड करवा दूंगा। रहने दे भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खराब चीज ना तो देखता हूं और ना ही उसके बारे में बात करता हूं। लकी ने कहा और फिर से प्रीतम की ओर देखकर हंसने लगा। जिस तरह से लकी आज राहुल के मुंह पर जवाब फेंककर मार रहा था, प्रीतम को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लकी है जो उसका दोस्त हुआ करता था। उधर राहुल उसका जवाब सुनकर गुस्से से लबरेज हो गया था। वो लकी को सबक सिखाने के लिए अपना घूंसा तानकर उसकी दिशा में बढ़ ही रहा था कि इतने में पीछे से एक लड़की की आवाज आए, डिंपल। सब लोगों ने फिर से उस आवाज की ओर देखा। वहां पर एक थोड़े छोटे कद की लड़की खड़ी थी और वो गुस्से से डिंपल की ओर देख रही थी। उसकी आंखों पर चश्मा था और उसके बाल खुले हुए थे। अब तू हद से आगे बढ़ती जा रही है डिंपल। लकी जैसे लड़के को छोड़कर तू इस एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ लगी पड़ी है। तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में जाकर डूब मरना चाहिए। साक्षी, ये तू क्या कह रही है? जुबान संभाल अपनी, डिंपल ने कहा।
राहुल के बारे में बुराई नहीं, बल्कि लकी के बारे में अच्छी बात सुन लेने की वजह से डिम्पल का मन खराब हो गया था। जब डिम्पल लकी के साथ थी तो उसकी साक्षी से भी अच्छी दोस्ती थी। साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिम्पल और लकी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता था तो डिम्पल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिम्पल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी लड़की निकलेगी। लकी जैसा बंदा ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा, साक्षी ने कहा और एक कदम आगे आ गई। इधर लकी ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वो सच बोल रही थी इसलिए राहुल कुछ नहीं कर सकता था। साक्षी लकी के पास आकर खड़ी हुई और बोली, तू इतना जल्दी कैसे भूल गई कि लकी तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहता था। जब भी तू बीमार होती थी और तेरी खड़े होने की भी हालत नहीं होती थी तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तेरे लिए दवाई तक लेकर आता था। तुझे याद नहीं है जब हम सब हिमाचल घूमने के लिए गए थे और तेरे पैर में मोच आ गई थी तो ये बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है, साक्षी ने कहा। अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिम्पल के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। वो डिम्पल के ऊपर जान छिड़कता था। उसका बस चलता तो वो डिम्पल को अपनी हथेलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो फिर भी डिम्पल की छोटी से छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। जो कवर डिम्पल ने उसके मुंह पर फेंका था, उस कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवरटाइम किया था। लकी को जैसे ही ये सब याद आया, उसकी पलकों की कोराएं भीग गई थी। इधर साक्षी की बात पूरी नहीं हुई थी। उसने आगे कहा, अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी रोज तेरे गोलगप्पों के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि आज भी एक बाइक खरीदने के लिए बंदा पैसे जोड़ रहा है। रोज दाल और रोटी खा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बाइक पर घुमा सके और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये सब सुनकर डिम्पल का चेहरा बुझ गया था। उसे भी साक्षी की कही सब बातें उसके दिल पर लग तो रही थी, लेकिन इस वक्त वो राहुल के साथ थी। उसका हाथ राहुल की कमर में था और वो चाहकर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। इसलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ तो ये तो इसका प्रॉब्लम है ना। मैंने इससे पहले ही कहा था कि ये मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर ये मेरे साथ इतना आगे बढ़ा। आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ तो फिर मैं बिना घी की रोटी क्यों खाऊं। लकी उसकी सब बात सुन रहा था और इससे पहले कि वो उसे कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकालकर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। लकी बीच में ही फोन उठाने के लिए निकल गया। देखा कितनी बदतमीजी से उठकर चला गया। चलो हबी, डिम्पल ने राहुल के हाथ को कसकर पकड़ा और निकल गई। इधर फोन पर लकी कुछ बोलता कि उससे पहले ही Ch5 हॉस्टल रियूनियन। डिम्पल लकी को बहुत कुछ बोले जा रही थी। वो उसकी बातें बस सुन रहा था और देख पा रहा था कि डिम्पल कितनी बदल गई थी। तभी उसका फोन बजा। लकी ने फोन उठाया। वो कुछ बोल पता उससे पहले ही सामने से आवाज आए, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस जल्दी से घर आ जा। आवाज सुनते ही लकी एक पल में उसे पहचान गया और उसके दिमाग से डिम्पल के सारे ख्यालात भी जा चुके थे। सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही उसकी आंखें भीग गई थी। फोन पर लकी की माँ थी और लकी अपनी माँ की आवाज पहचान गया था। मैं जल्दी आऊंगा माँ, बस पढ़ाई खत्म करते ही आ जाऊंगा, लकी ने कहा। उसकी आंखें डबडबा आई थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ और कह पाता, उधर से उसकी माँ ने कहा, बस अब और कितना पड़ेगा, तू अब जल्दी से आ जा, मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रखी है, उसकी माँ ने कहा। और ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। वो अभी डिम्पल के सदमे में बाहर भी नहीं निकला था और इधर उसकी माँ ने उसके लिए लड़की भी ढूंढ ली थी। माँ मैं अभी क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, लकी ने आगे की बात से बचने के लिए कहा और फोन रख दिया। फिर वो क्लास में आ गया। क्या तुम ठीक हो, साक्षी ने लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। साक्षी ने हल्के हाथ से उसके कंधे को सहलाया और बोली, देखो, वैसे अब इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। डिम्पल का असली चेहरा हम दोनों के ही सामने आ गया है। अगर ये थोड़ी और देर से आता तो दर्द ज्यादा होता, इसलिए जो हुआ ठीक हुआ। तुम्हें ऐसी लड़की के लिए परेशान या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। लकी ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी मुस्कान को और थोड़ा सा बड़ा कर लिया। साक्षी के उसके कंधे पर हाथ रखने की वजह से लकी को और भी अच्छा महसूस हो रहा था।
कम से कम उसके आसपास कोई तो था जिस पर वो विश्वास कर सकता था। हाँ यार, तू चिंता मत कर, तुझे इस डिंपल से भी अच्छी लड़की मिलेगी, देख लेना। प्रीतम ने भी दूसरी तरफ से उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। लकी को अब सचमुच काफी अच्छा लग रहा था। तभी साक्षी तपाक से बोली, अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का जश्न मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। कॉलेज के बाहर कहीं चले, कैंटीन का खा खाकर मैं बोर हो गई हूँ। हाँ यार, कैंटीन से तो मैं भी बोर हो गया हूँ, प्रीतम ने कहा। साक्षी ने उसे घूरकर देखा और बोली, अबे तुम्हें कौन ले जा रहा है? ये सुनकर प्रीतम को झटका सा लग गया। वो जानता था कि साक्षी बहुत ही साफ और सपाट बात करने वाली लड़की थी, लेकिन एक दिन वो भी उसकी इस साफगोई का शिकार हो जाएगा इसका उसे अंदाजा नहीं था। नहीं नहीं, मैं तो खुद भी नहीं आ रहा था यार, मुझे तो निम्मी से मिलने के लिए जाना था, मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी बोर हो गया हूँ कैंटीन का खा खाकर। प्रीतम ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा। हाँ, लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन, और इस बार हम उस चमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे। उससे थोड़ी सी दूरी पर सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहां चलकर कुछ खाएंगे, लकी ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। साक्षी ने जब उसके मुंह से जब सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी को डिंपल के जाने के बाद इतना बड़ा झटका लगेगा। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, साक्षी ने सुना था कि सन एंड मून में उतने पैसे में तो सिर्फ एक बार में पूरा हो जाता था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी इतना बड़ा कदम उठा लेगा। वो झिझककर हंस पड़ी और बोली, हाँ, मतलब ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं आज तक कभी सन एंड मून में नहीं गई। साक्षी के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई थी। साक्षी को लग रहा था कि लकी सिर्फ जज्बात में बहकर ये बात बोल रहा है कि वो उसे सन एंड मून में ट्रीट देने वाला था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो साक्षी को जिंदगी भर भी अगर वहां खिलाता तो भी उसकी जायदाद पर कोई असर नहीं होने वाला था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, साक्षी ने कहा और वहां से निकल गई। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए थे। जैसे ही वो कैफेटेरिया में दाखिल होने वाले थे तभी अचानक से गर्वित रुक गया। उसकी आंखें उसके फोन पर गड़ी हुई थी और एक पल के लिए फोन को देखने के बाद गर्वित ने कहा, भाई साहब, ये अमित ने ग्रुप चैट पर अपनी ही फजीती करवा ली। खोलो अपना हॉस्टल वाला ग्रुप खोलो, देखो क्या लिखा है इसने। लकी और प्रीतम ने तुरंत अपना फोन निकाला और हॉस्टल वाला ग्रुप खोल लिया। हालांकि लकी ने हॉस्टल छोड़ दिया था और सिर्फ डिंपल की वजह से वो एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गया था, फिर भी उसने हॉस्टल का ग्रुप नहीं छोड़ा था और ना ही प्रीतम और गर्वित उसे वो ग्रुप छोड़ने देना चाहते थे। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत उन दोनों ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये, लकी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला। अमित ने उस ग्रुप में एक मैसेज भेजा हुआ था जिसमें लिखा था, दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान कर देना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सब के सब जल्दी से हॉस्टल आ जाओ, आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी इससे इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था, लकी ने कहा। चलो चलो हॉस्टल चलते हैं, साले की आज जमकर खींचेंगे, प्रीतम ने कहा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन लकी वहीं पर रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ, तू क्यों रुक गया? भूख नहीं लगी है? गर्वित ने पूछा। लगी है यार, पर तुम लोग जाओ, मैं यही कुछ खा लूंगा, लकी ने अपनी नजर बचाते हुए जवाब दिया। अरे अब यहाँ किसके साथ खाएगा? तेरे साथ खाने वाली तो अभी किसी और के साथ खा रही है, इसलिए चलना भाई, तू हमारे साथ खा लेना। वैसे भी अमित ने पूरे ग्रुप को बुलाया और पूरे ग्रुप में तू भी तो आता है, प्रीतम ने कहा। हाँ, पर लकी के पास इसके आगे कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने के लिए बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। अब वो हॉस्टल का हिस्सा नहीं रह गया था, इसलिए उसे लग रहा था कि वहां खाना ठीक नहीं था। भाई मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, गर्वित ने कहा। क्या सोच रहे हो? लकी ने उत्साह में पूछा। प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने लगे और लकी को देखकर बोले, आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे, गर्वित ने कहा। क्यों खाली कर दोगे? लकी ने पूछा। क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है साले। प्रीतम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे खींचकर अपने साथ लाने लगा।
लकी ये बात सुनकर खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि वो डिम्पल के जाने के बाद उस कमरे में अकेला हो जाएगा, लेकिन जब उसके ये दोस्त जिंदा थे तब तक वो उसे अकेला नहीं छोड़ने वाले थे। थैंक्स यार, तुम लोग हो तो मैं। इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसके दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। अरे, तुम लोग वापस आ गए। अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों की ओर देखते हुए कहा। अमित का कद हॉस्टल के बाकी लड़कों से लंबा था। उसका शरीर दुबला लेकिन सुडौल था। वो खेल कूद में बहुत अच्छा था। बेबी, ये मेरे दोस्त है। दोस्तों, ये मेरी बेबी, मेरा मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है, रोशनी, म्यूजिक सीख रही है। अमित ने कहा और रोशनी ने सबको हाय किया और फिर अमित बोला, रोशनी, ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, प्रीतम और लकी। लकी अब हमारे साथ नहीं रहता लेकिन हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है ना लकी? अमित ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा। हाँ अमित भाई, पहले नहीं रहते थे पर भाई साहब अब हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपने इनके बिस्तर पर अपने जो वे प्रोटीन के डब्बे जमा रखे हैं उन्हें हटा लीजिए, गर्वित ने कहा। ये सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता तो यही था कि लकी, जो कि उन सबकी जान था, वो वापस आ जाए। लेकिन वो ऐसे अचानक से वापस क्यों आ रहा था इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। इसलिए उसने पूछा, पर क्या हुआ भाई? लैंडलॉर्ड से लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, लकी ने धीमी आवाज में कहा। प्रीतम समझ गया था कि लकी को आगे की बात करने में शर्म आ रही थी, इसलिए इससे पहले कि अमित आगे उससे कोई सवाल करता, प्रीतम ने उसका बचाव करते हुए कहा, अरे भाई, लाइफ है, कभी धूप है कभी छांव है, चलता रहता है। तू ज्यादा सवाल मत कर और पलंग खाली कर जल्दी, प्रीतम ने कहा और रोशनी की ओर इशारा कर दिया। अमित समझ गया था कि वो उसके सामने इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाह रहे थे। अमित ने भी आगे कुछ नहीं कहा और पांचों के बीच में एक खामोशी सी छा गई। अमित ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, चलो तो फिर रॉबिन्स कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं। रोशनी की रूममेट भी आने वाली है, तुम्हें और किसी को बुलाना है? लकी, तू डिम्पल को बोल देना, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। प्रीतम ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। अमित की मोटी बुद्धि में उसकी छोटे छोटे इशारे कभी नहीं घुस सकते थे, ये बात वो अच्छी तरह से समझ गया था। इधर लकी और डिम्पल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित को ये भी मालूम था कि लकी डिम्पल को कभी किसी अच्छी जगह खाने पर नहीं ले जा पाता था, इसलिए उसने सोचा कि उसको ये मौका भी वो अपनी तरफ से ही दे दे। अब इससे पहले कि प्रीतम लकी की घाव को ढंकने की कोशिश करता, उसने खुद उसे कुरेदते हुए कहा, अमित, मैं और डिम्पल अब साथ में नहीं है यार। तुम और डिम्पल साथ में नहीं हो मतलब? ये सब कब हुआ और कैसे? अमित ने लकी से पूछा। उसका मुंह सवाल पूछने के बाद भी खुला का खुला ही रह गया था। अब हो गया तो हो गया ना यार, सब आज ही जानना है क्या तेर को? गर्वित ने उसे थोड़ा सा फटकारते हुए कहा। अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए ये सही मौका नहीं था। अमित, हमें निकलना चाहिए यार, मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी है। वो पहले से ही बहुत भूखी है और अगर हमने उन्हें वेट करवाया तो वो मुझे ग्रिल करेगी, रोशनी ने कहा। हाँ, अब अगर ऐसा है तो प्रीतम जी, गर्वित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो। प्रीतम, तू लकी को कुछ बढ़िया सा दे देना, और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थामकर वो बाहर आ गया। इधर प्रीतम ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अमित और रोशनी कमरे के बाहर खड़े थे। जहां अमित बार बार कमरे के दरवाजे की ओर देखे जा रहा था, वहीं रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बरामदे के उस पार देखे जा रही थी। जब अमित की नजर रोशनी पर पड़ी तो वो समझ गया कि कोई तो बात थी। जिस तरह से वो हाथ बंद के खड़ी थी उससे साफ समझ में आ रहा था कि रोशनी को किसी बात पर गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ बेबी, कुछ हुआ है क्या? अमित ने पूछा। नहीं कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, रोशनी ने कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। बोलो ना बेबी, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लगी गई क्या आपको? अमित ने फिर से पूछा। रोशनी ने एक बार के लिए उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो रूममेट्स है ये बहुत ही एवरेज से है? मतलब तुम खुद देखो ना गर्वित की शक्ल अच्छी है, ना प्रीतम की पर्सनैलिटी में कोई अपील है, और चलो लकी फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है और जिस तरह के कपड़े पहनता है, उससे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है।
अब ऐसे लोगों को मैं अपनी रूममेट्स के सामने कैसे ले जाऊंगी, तुम ही बताओ। अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफी अजीब लगा। अरे हम सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं, हम कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी सेट कर रहे हैं इनके और तुम्हारी रूममेट के बीच में, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी रूममेट बाहर इतना दूर इतनी धूप में सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए आ रही है? अमित तुम सच में डम्ब हो। अरे भले ही उन्होंने मेरे फेस पर यह ना कहा हो कि वो ऐसा कुछ सोच रही है, फिर भी मैं जानती हूं कि वो वहां सिर्फ तुम्हारे रूममेट से मिलने के लिए आ रही है। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए तो। मैंने उन्हें तुम्हारी फोटो दिखाई थी, तुम्हें देखते ही सबकी जुबान ऐसे लप लप होने लगी थी और उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसलिए वो सब मुझे उन सबको भी खाने पर लाने के लिए कह रही थी। रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ बेबी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरे सारे रूममेट बायोलॉजी सेक्शन से है। अमित ने कहा। असल में वो था सपोर्ट कोटा से, लेकिन वहां पर जगह नहीं थी इसलिए उसे लकी की डॉर्मेटरी में शिफ्ट कर दिया गया था। अब इसमें मैं क्या करूं? तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो। एक काम करती हूं, मैं लंच कैंसिल कर देती हूं। बोल दूंगी अमित का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है। रोशनी ने फिर से चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं यार नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, अमित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता तो प्रीतम और गर्वित उसकी नाक में दम कर देते। वो दिखता पहलवान सा था लेकिन उसे इन दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है, अब वहां इनके साथ जो कुछ भी हो उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना प्लीज, रोशनी ने कहा। और इससे पहले अमित उससे आगे कुछ कह पाता, रोशनी का फोन बज उठा था। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुंच गए? हाँ हाँ, इतनी भी जल्दी क्या है, जब तुम मिलोगी तो खुद ही देख लेना। अच्छा तुम्हारे सिर में चोट? अच्छा अच्छा ठीक है, हम बस आ रहे हैं, रोशनी ने कहा और फोन रख दिया। ये कोयल वही थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। इतने में गर्वित, प्रीतम और लकी कमरे से बाहर आ गए थे। इधर तीन सुंदर सी बन ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। उनकी शक्ल सूरत और कपड़े देखकर ही ये पता चल रहा था कि वो पैसे वाले घरों से थी। उनमें से एक लड़की का चेहरा छोटा और गोल सा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली सी थी और उन तीनों में सबसे सुंदर वही थी। कोयल, तुम्हारे सिर पर कुछ लाल सा लगा हुआ है, कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या? एक लड़की ने कोयल से पूछा। कोयल ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने सिर पर लगी चोट को देखने लगी। फिर उसने कहा, अरे यार, आज सुबह जब मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी तो वहां पर एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं, कोयल ने कहा। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला था। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उससे इस बार जवाब देगा?